नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार आज इंडिया ग्रुप के शानदार 5 सितारा दफ्तर में देश के कुछ चुनिंदा चैनलों के चुनिंदा संपादकों और कुछ चुनिंदा चेहरों की बैठक संपन्न हुई। बैठक का मकसद यह था कि इंडिया गठबंधन ने जिन चेहरों को, जिन 14 एंकर्स का बहिष्कार किया है, उनके पक्ष में कैसे कोई रणनीति बनाया जाए, कैसे कोई दबाव बनाया जाए और कैसे संपादकों की एक बैठक करके, एंकर्स की बैठक करके कैसे एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि अपनी एकजुटता भी दिखाएं और विपक्षी दलों पर दबाव भी दिखाएं। इस बैठक के बारे में मैंने कल और आज सुबह के वीडियो में आपको बताया था। बैठक आज तक के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद, जो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ऐसा एसोसिएशन जिसकी 6 साल में कोई बैठक नहीं हुई, और ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने 6 साल में कोई बैठक नहीं बुलाई। उन्होंने पहली बैठक बुलाई 6 साल बाद, और उस बैठक का एजेंडा था कि आगे कब चुनाव जो कायदे से 6 साल में 2 बार हो जाने चाहिए थे, और जिन एंकर्स के खिलाफ, जिन एंकर से नाराज विपक्षी गठबंधन ने फैसला किया है कि उनके शोज में, उनके कार्यक्रमों में, उनके इवेंट्स में नहीं जाएंगे, उनके लिए क्या प्रस्ताव पारित हो। तो एक प्रस्ताव पारित हुआ है। वो प्रस्ताव बताने से पहले आपको बता दूं कि कौन कौन लोग उस बैठक में शामिल हुए, किन किन चैनलों के, और कौन कौन नहीं शामिल हुए। स्क्रीन पर आप नाम देखिए जो लोग उस बैठक में शामिल हुए, और विस्तार से समझने के लिए कल रात का और आज सुबह का वीडियो देखें ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए। सुप्रिया प्रसाद आज तक के न्यूज डायरेक्टर, उन्हीं के दफ्तर में मीटिंग हुई। मौजूदा अध्यक्ष है ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के संपादकों की एक संस्था जो 2009 में बनी थी, और इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वह संस्था बनी कैसे थी। सरकार एक बिल लाने वाली थी, और वो बिल या वो कानून न्यूज चैनलों के खिलाफ होता, और उस कानून को रोकने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए संपादकों की एकजुटता हुई और एक संगठन बना, संपादकों का संगठन। लेकिन वो संगठन आज क्यों जुटा और बीच में क्या हुआ, थोड़ा आगे कहानी बताऊंगा कैसे वो संगठन बना था। बहरहाल सुप्रिया प्रसाद के दफ्तर में, जो प्रेसिडेंट हैं उनके दफ्तर में बैठक हुई। सुप्रिया प्रसाद, शामिल बाकी लोग राहुल कंवल इंडिया टुडे ग्रुप के इनपुट हेड हैं, गौरव सावंत इंडिया टुडे ग्रुप के चेहरे हैं, जिनका नाम उस लिस्ट में है, 14 एंकर्स की लिस्ट में, जिन्हें बहिष्कृत किया गया, जिनका बहिष्कार किया है इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने। अमीश देवगन न्यूज 18 के एंकर, आर पार जहरीली बहसों के लिए कुख्यात एंकर अमीश देवगन, जिनके शोज सालों भर सिर्फ नफरत की खाई खोदने के लिए होते हैं, या विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए होते हैं, या मोदी और शाह की राजनीति के पक्ष में होते हैं, या चापलूसी के लिए होते हैं। तो अमीश देवगन ताजा अभी सदस्य बने, कल बने और आज बैठक में शामिल हुए। रूबिका लियाकत भारत 24 के एंकर, इनका भी नाम उस लिस्ट में, बहिष्कार वाली लिस्ट में, और कल ही ये भी सदस्य बनी है। नविका कुमार नवभारत चैनल जो है, नवभारत टाइम्स अखबार का, उनकी प्रधान संपादक, इनका भी नाम उस लिस्ट में है, जिस लिस्ट में बहिष्कार जिन 14 चेहरों का किया गया है उनका नाम है। सुधीर चौधरी आज तक में रोज शो करते हैं, आप जानते हैं, कुख्यात एंकर, डीएनए से लेकर व्हाइट कम ब्लैक ज्यादा जैसा शो करते हैं। हर रोज क्या करते हैं, तरह तरह की जिहाद का जिक्र करते हैं। हिंदू मुसलमान उनकी फितरत में है। बहरहाल सुधीर चौधरी उसी बिल्डिंग में है तो आना ही था, उनका भी नाम उस लिस्ट में है। संजीव पालीवाल आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रजनीश आहूजा जी न्यूज के एडिटर हैं। सुकेश रंजन न्यूज 24 के असाइनमेंट एडिटर हैं शायद। सुमित अवस्थी एनडीटीवी में है, कंसल्टेंट हैं, शोज करते हैं, पहले कई चैनलों में रहे, एडिटर भी रहे, एबीपी न्यूज और न्यूज 18 के। संजय ब्राटा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शायद अभी किसी चैनल में नहीं है। अमिताभ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज तक में सीनियर पोजीशन पर रहे, शायद अभी किसी चैनल में नहीं है। अभी ऐश्वर्य कपूर रिपब्लिक टीवी में है, एंकर हैं, और एकदम कुख्यात टाइप की एंकरिंग करते हैं, वैसे ही जैसे आज लोग कर रहे हैं, जिससे सरकार खुश रहे, जिससे आप सनातनी बन जाएं, और जिससे विपक्ष को बदनाम करें, और जिससे नफरत वाली सांप्रदायिक पत्रकारिता कर पाए। अभिषेक कपूर रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं शायद। संत प्रसाद जो एबीपी न्यूज़ के एडिटर हैं, अभी नए सदस्य बने। तो इतने लोग इस बैठक में शामिल हुए जो आज बैठक हुई। मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूं कि बैठक के बाद
एक प्रस्ताव पारित हुआ, बैठक के दौरान हुआ होगा, बैठक के बाद उस प्रस्ताव की जानकारी मुझे मेल पर मिली है। चूंकि मैं BEA का सदस्य हूं, महासचिव 17 में चुना गया था, सुप्रिया प्रसाद जब अध्यक्ष थे मैं महासचिव था, लेकिन 1 साल बाद, शायद 1-1.25 साल बाद मैंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो मकसद, जिस मकसद से वो संगठन कभी बना था, वो मकसद से डिरेल हुआ, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। उस पर विस्तार से बता चुका हूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं। तो एक मेल आया है, उस मेल में जो जानकारी आई है, प्रस्ताव जो भी पारित हुआ है, सुप्रिया प्रसाद जी जो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स के प्रेसिडेंट हैं, द ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन कंडेम्स द यूनिलेटरल डिसीजन ऑफ द अपोजिशन ब्लॉक इंडिया टू बॉयकॉट 14 जर्नलिस्ट एंड एंकर्स बिलोंगिंग टू रिनाउंड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ब्रॉडकास्ट एडिटर्स निंदा करता है एक तरफा फैसले का जो इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने लिया है कि 24 पत्रकारों और एंकर्स जो अलग अलग रिनाउंड चैनल में काम करते हैं उनके बहिष्कार का। तो यह निंदा प्रस्ताव जो औपचारिकता होती है, रिनाउंड चैनल के चेहरे, लेकिन वो कर क्या रहे थे, यह संपादकों को दिख रहा था, हो रहा है, लेकिन बचाव करना है, रक्षा कवच बनना है। अपने लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, अपने अपने चैनल में हैं, और उसी चैनल में बैठक भी हो रही है। मकसद यही था कि संपादकों की संस्था की जो मुर्दा संस्था है, जिस पर 2 बार वीडियो बना चुका हूं, जिसने कभी 6 साल में कोई मीटिंग नहीं की, उस संस्था की मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि बहिष्कृत चेहरे के पक्ष में इंडिया ब्लॉक की निंदा करते हुए या किसी ढंग से ये मीटिंग में कोई प्रस्ताव बने। उसी में है, बाय सिंगलिंग आउट ए फ्यू इंडिविजुअल्स नॉट ओनली हैज द अपोजिशन अलायंस risked the lives of our reporters and anchors, but also demonstrated intolerance towards individuals. भाई साहब, intolerance इंडिविजुअल के बारे में इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के दलों ने किया। intolerance इन एंकर्स का क्या है? इन एंकर्स जिन्हें आज की तारीख में ज्यादातर उसमें पत्रकार कहे जाने लायक नहीं है, ये बीते कुछ सालों से 6, 7, 8 सालों से कर क्या रहे हैं? जो कर रहे हैं उसमें कोई टॉलरेंस है? क्योंकि इनकी पूरी पत्रकारिता समर्पित है प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को, बीजेपी को, योगी को, शाह को। पूरी पत्रकारिता समर्पित है हिंदुत्व को, कट्टर हिंदुत्व को, और खुद को इसमें से कई हिंदुत्व के धर्म ध्वजाधारी मानते हैं। तो कहां से ये इनकी पत्रकारिता और इंडिविजुअल और सिंगलिंग आउट की बात क्या है? और ये अगर विपक्षी दलों ने फैसला किया है, ये कई साल तक निशाने पर रहने के बाद और जो देश में हो रहा है उसके बाद, ये जिम्मेदार है लोग, देश में माहौल खराब करने के जिम्मेदार है लोग, कि देश में करोड़ों लोगों के जहन में जहर पैबस्त करने के ये जिम्मेदार है लोग। और इनकी पत्रकारिता जो लगातार चैनलों पर जब भी आते हैं जहरीले एजेंडे के साथ आते हैं, सांप्रदायिक सोच के साथ आते हैं और एक कट्टरपंथी रास्ते पर जाते हुए पत्रकारिता करते हैं जो कतई पत्रकारिता नहीं है, जिसका मतलब समाज में धार्मिक विभाजन करना है, वो विभाजन जो बीजेपी को या इनमें से कुछ के आकाओं को मुफीद लगता है। बहरहाल मैं पोस्टमार्टम साथ में कर रहा हूं। इसी में जो निंदा की गई है, मांग क्या की गई है BEA की तरफ से, वी डिमांड द इमीडिएट विथड्रॉल ऑफ दिस लिस्ट इन कीपिंग विथ वेल स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। वाह रे वाह, क्या बात कही है कि ये डिमांड करते हैं कि इमीडिएट विथड्रॉल हो उन एंकर्स के बहिष्कार का, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को देखते हुए। मतलब लोकतांत्रिक जो आधार है, मर्यादा है, उसको देखते हुए उनके बहिष्कार को वापस लिया जाए। सुप्रिया प्रसाद जी की तरफ से क्या है? इमीडिएट विथड्रॉल। सवाल यह उठता है, क्या आप डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं वो एंकर्स? डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सत्ता की चापलूसी होता है और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मोदी है, मोदी ही देश है, मोदी ही प्रदेश है, जैसा बीजेपी वाले लोग मानते हैं। डेमोक्रेसी में विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम और संविधान में अगर आपकी आस्था है तो क्या यह सांप्रदायिकता फैलाना, नफरत फैलाना और हर रोज हिंदू मुसलमान करना और तो और फेक न्यूज, तमाम तरह के फेक न्यूज फैलाना जो एजेंडा चला है अपने इतने सालों में, और उस पर विस्तार से सुबह भी मैंने वीडियो बनाया, चाहे कोविड काल हो। कोविड काल में आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे जब लाशें तैर रही थी यूपी में, और जब अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, अस्पतालों के बाहर जब कोहराम मचा था, लोग रो रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे, हम जैसे लोग अस्पतालों में भी थे और बाहर रहकर लोगों की मदद कर रहे थे। क्या किसी एंकर ने उस दौर में भी प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर कोई सवाल पूछा? नहीं। लेकिन उस दौर में भी मुसलमानों को टारगेट किया और आज भी कर रहे हैं। मुसलमान इसलिए बोल रहे हो कि एक धर्म से इन्हें नफरत है, इसलिए ये आड़ लेते हैं पत्रकारिता की और एजेंडा चलाते हैं वही जो बीजेपी चाहती है, ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता के आधार पर।
तो इसलिए, और उसके बाद डेमोक्रेटिक कहां है आप? क्या आप डेमोक्रेटिक है? क्या एंकर्स डेमोक्रेटिक हैं? और अगर डेमोक्रेटिक होते और कॉन्स्टिट्यूशन में इनको विश्वास होता, भरोसा होता, ऐसी हरकत नहीं करते। पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों के पैमाने पर, 1 से 10 के पैमाने पर सबकी निगेटिव मार्किंग है। -1, -2, -3, -5, -6 ऐसे जरूर जोड़ सकते हैं कि अमिश देवगन कितना -10 है, सुधीर चौधरी -7 है, अमन चोपड़ा -5 है, नविका कुमार -2 है। ये सबकी निगेटिव मार्किंग जोड़ सकते हैं, उसमें थोड़ा कम ज्यादा स्केल हो सकता है। 1 से ऊपर, 0 से ऊपर तो कोई है ही नहीं। आप किस आधार पर इनके विड्रॉल की मांग कर रहे हैं? किससे मांग कर रहे हैं? हां, एक बात जरूर कहूंगा कि किसी की जान माल को असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। दर्शकों के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है, नेताओं की, विपक्षी दलों की है कि इनके साथ कहीं बाहर जाएं, फील्ड में जाएं, इनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता इन्होंने की है उससे लोगों की नाराजगी वाजिब है। यह देश का इतना बड़ा नुकसान किया है इन लोगों ने 8-9 सालों में। जो नुकसान हो चुका है, जो खाई खोदी गई है, उसकी भरपाई उस नुकसान के होने में कई साल लगेंगे। लेकिन क्या इनमें से किसी को रिग्रेट है? क्या इनमें से किसी को अपराध बोध है? क्या ये प्रायश्चित करने को तैयार हैं? क्या इनमें से माना किसी ने कि उन्होंने गलती की? नहीं माना। क्या आज की बैठक में माना जो वहां बैठक हुई? नहीं माना। और बैठक क्यों हुई? मैंने आपको बताया। बैठक इसलिए हुई ताकि किस तरह से उस मुर्दा ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा किया जाए, उस संगठन को जिंदा किया जाए। फिर से चुनाव होगा, कोई उसका प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएगा, और फिर उसके बाद सरकार के पक्ष में काम करते हुए कैसे अपने दागी लोगों को बचाए, ऐसी रणनीति बनाएगा। तो ये बैठक में हुआ। मैंने सुबह के वीडियो में विस्तार से बताया था कि बहुत सारे लोग जब बीए बना था उससे जुड़े थे। वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह, जिन्हें आप मेरे चैनल पर देखते होंगे, 4 दशकों का उनका तजुर्बा है। शाजी जमा इसके प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट, जो स्टार न्यूज़ के एडिटर थे, बाद में जो ABP न्यूज़ बना। और बहुत सारे लोग इसमें आज नहीं गए। कमर वहीद नकवी, शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वैसे अर्नब गोस्वामी वाइस प्रेसिडेंट हैं जब 2017 में इलेक्शन हुआ था तब। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ इसमें नहीं गए। दिबांग नहीं गए, सतीश के सिंह नहीं गए, शायद मिलिंद खांडेकर भी नहीं गए, आलोक जोशी नहीं गए, अमिताभ नहीं, शैलेश कुमार नहीं गए, विनय तिवारी नहीं गए, VVP शर्मा नहीं गए। ऐसे बहुत सारे लोग इसमें नहीं गए। इस बैठक में नहीं जाने वालों की क्या वजह थी मैं नहीं जानता, लेकिन ये सबको ये शिकायत होनी चाहिए कि आखिर इस बैठक का मकसद ऐसा क्यों था, और ऐसे दौर में 6 साल बाद ये पहली बैठक क्यों हुई। अब थोड़ी बात कि ये BA बना क्यों था, संपादकों की ये संस्था, ये संगठन बना क्यों था। बड़ा दिलचस्प है। आज ये संगठन, मुर्दा संगठन, बार बार मुर्दा संगठन बोल रहा हूं, मुर्दा संगठन को जिंदा करने की कोशिश, उसमें जान फूंकने की कोशिश उन दागी एंकर्स के पक्ष में माहौल बनाने के लिए या दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। होगा या नहीं होगा ये आगे की बात है। लेकिन यह संगठन बना क्यों था और कब था? वो 2009 का साल था। अगर मुझे याद है 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने चैनलों पर नकेल कसने के लिए, शायद उस समय शुरुआत जब हुई थी, शायद PRD प्रियरंजन दास मुंशी थे शायद मिनिस्टर, अगर ठीक से मुझे याद है। बहरहाल तो एक कानून बनाने की तैयारी कर रही थी मनमोहन सरकार, जिसमें जो चैनलों के कंटेंट से अगर उन्हें शिकायत होगी, उन्हें लगेगा कि अगर चैनल गलत चलाया या जो रूल्स रेगुलेशन हैं जो उसका उल्लंघन किया, तो जो जिले में अधिकारी होंगे DM लेवल के भी, वो भी चाहें तो वहां जो चैनल की टेलीकास्ट के लिए जो केबल ऑपरेटर्स के पास जो इक्विपमेंट है या जहां से वहां जो सेट टॉप बॉक्स है उसको सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है, और भी कुछ सख्त उसमें व्यवस्थाएं थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मुझे रेफरेंस याद आ रहा है कि कुछ ऐसी आशंका हुई, कोई अंदेशा हुआ कि सरकार कुछ ऐसा रेगुलेशन लाने वाली है जो चैनल्स के हित में नहीं है, और सरकार का नियंत्रण उससे चैनल पर बढ़ेगा, जो सरकार उस समय बेचैन थी। तो ये खबर आई तो हम सब 5-7-10 लोगों ने आपस में बात की। मैं News 24 का एडिटर था, सतीश के सिंह उस समय जी न्यूज़ के एडिटर थे, विनोद कापड़ी इंडिया TV के एडिटर थे, शाजी जमा उस समय ABP न्यूज़ के एडिटर थे, दिबांग शायद NDTV में थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, अर्नब गोस्वामी उस समय टाइम्स नाउ में थे, बरखा दत्त उस समय NDTV में थी। ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने आपस में, मिलिंद खांडेकर भी स्टार न्यूज़ में थे। ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने आपस में बात की और लगा कि नहीं, ये वक्त है जब सरकार की तरफ से आ रहे खतरे का हमें मुकाबला करना होगा, और हमें एकजुटता भी दिखानी चाहिए, और हमें जाकर मिलना चाहिए मनमोहन सिंह से, सूचना प्रसारण मंत्री से,
सोनिया गांधी से, विपक्ष के नेताओं से, और किसी ढंग से ऐसा कोई कानून ना आए जो हमारी नकेल कसे या सरकार का शिकंजा हम सब पर, चैनल्स पर कसा जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे अच्छी तरह से ये याद है रेफरेंस, कि उसके बाद 10, 12, 15 लोगों का ग्रुप बना, जितने नाम लिए सब लोग उसमें शामिल थे। सुधीर चौधरी उस समय लाइव इंडिया में थे, हाँ। उसके बाद और भी कई लोग थे जो अभी नाम अचानक, दीपक चौरसिया उस समय एबीपी न्यूज़ में थे या कहाँ, मुझे ठीक से याद नहीं रहा, वो भी थे। तो ऐसे ग्रुप बना और उसके बाद हुआ कि हम लोग अलग अलग नेताओं से मिलेंगे। तो हम उस दौर में शरद यादव से मिले, जनता दल के नेता। उस दौर में हम रामविलास पासवान से मिले, वो शायद मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह सरकार में। उस दौर में हम फिर सोनिया गांधी से मिले, सब जगह फैक्स किया जा रहा था। एनके सिंह सारा ड्राफ्ट तैयार करते थे मीटिंग का, और हमारे जो रिजर्वेशन थे या हमारे ऑब्जेक्शन थे या हमारे कंसर्न थे या हमारी आशंका थी, सब जगह फैक्स किया जा रहा था, सब जगह अपॉइंटमेंट लिया जा रहा था। उसके बाद हम लेफ्ट पार्टी के नेता से शायद एबी वर्धन से मिले, शायद, अगर मुझे ठीक से याद है, शायद हम आडवाणी से भी मिले। ऐसे कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई। शायद इसलिए बोल रहा हूं कि एक नाम दाएं बाएं हो जाए तो एक उसमें राइडर है। लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात मुझे अच्छी तरह से याद है, शरद यादव से मुलाकात याद है, पासवान से मुलाकात है, लेफ्ट के किसी नेता से मिलने हम गए थे लेफ्ट के ऑफिस, मैं भी गया था इसलिए मुझे याद है। और इन सब के मुलाकात के बाद लगा कि प्रधानमंत्री तक भी बात पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री के दफ्तर में भी रिक्वेस्ट डाली गई कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। अचानक पीएमओ से कॉल आई कि आपका अपॉइंटमेंट है कल इतने बजे अमुक टाइम में, शायद शाम के वक्त में 5-5 बजे के बाद हम 5-5 बजे के आसपास हम लोगों को वक्त मिला। 10-12 लोग मनमोहन सिंह से मिलने गए, मैं भी उसमें शामिल था। राजदीप सरदेसाई भी थे, शायद बरखा दत्त भी थी, एनके सिंह थे, शाहजी थे, मिलिंद खांडेकर थे, सुप्रिया प्रसाद भी थे, और बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद दीपक चौरसिया भी थे। और उसके बाद मनमोहन सिंह से जब मिले पीएमओ में, मुझे अच्छी तरह से याद है, 7 रेस कोर्स, जो अब उसका नाम भी बदल गया, अब तो सब कुछ बदल रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में और भी कुछ बदलेगा। भारत तो वहाँ हम लोग मिलने गए, सबका नाम पहले से था, चूँकि एक लिस्ट भेज दी गई थी कि कौन कौन मिलने आ रहे हैं। और उसके बाद वहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और आनंद शर्मा उनके साथ थे। और उसके बाद हम सब लोग बैठे, सब ने अपनी आशंकाएं जताई कि ये आशंका है कि ऐसा कोई कानून आ रहा है जिस कानून में बहुत सारे अधिकार अधिकारियों को होंगे, और वो अधिकार हमारे जो प्रसारण से जुड़े या न्यूज़ कवरेज से जुड़े हमारे अधिकार हैं उसको कहीं न कहीं बाधित करते हैं। या कई बार ऐसा लगेगा कि कोई अधिकारी चाहेगा कि वो किसी खबर से अगर नाराज़ है तो वो शिकंजा कस सकता है, उस कानून का इस्तेमाल करते हुए हमारे कैमरा या हमारे इक्विपमेंट को जब्त कर सकता है या किसी भी हद तक जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। गौर से मनमोहन सिंह ने सुना, आनंद शर्मा ने कुछ बचाव करने की कोशिश की। 20-25 मिनट की कुल जमा बातचीत हुई, 4-5 लोगों ने अपनी बात रखी। एनके सिंह चूंकि लीड ले रहे थे, लगातार वही उन्होंने पेपर तैयार किया था, एनके सिंह ने, राजदीप ने, सबने अपनी बात रखी। वहां से हम लोग निकले और उसके बाद 2 या 4-6 दिन के बाद वो अपने आप जो भी कानून आने वाला था, जिसकी आशंका थी, जिसका ड्राफ्ट उस तरह से बना नहीं था, वो नहीं आया, खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों को लगा कि ये आशंका लगातार होगी कि सरकार चैनलों को दबाने के लिए या किसी तरह के प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, या कल को और लगे कि ये चैनल हमारे खिलाफ खबर चलाते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने आपस में बात की। उसमें भी मुझे याद है एक बैठक मेरे घर पर भी हुई थी, जिसमें जितने नाम लिए उसमें ज़्यादातर लोग आए थे, और 1-2 जगह और कहीं बैठ के हुई। और उसके बाद तय हुआ कि हमको एक संपादकों की एक संस्था बनानी चाहिए, जिसका 2 मकसद हो। एक तो चैनल में कंटेंट को अगर हम लोग सेल्फ रेगुलेशन के तहत रेगुलेट कर सकें, आपस में कोई राय मशविरा करके अगर कोई चीज़ लग रहा है कि नहीं चलनी चाहिए, उस पर कोई सहमति बना सकें, एक दूसरे को किसी ढंग से इन्फ्लुएंस कर सकें। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बने, व्हाट्सएप तो था नहीं शायद, मेल ग्रुप बने, और किसी तरह से आपस में संवाद करें। तो इस तरह से एक एडिटर्स बॉडी बने, और उसके बाद वो एडिटर्स बॉडी बनी। बहुत मंथन के बाद किसी ने नाम सुझाया होगा, शायद एनके सिंह ने या शाहजी ने, उसका नाम तय हुआ ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, BEA, ये तय हुआ उसका नाम। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर उसके बाद चूंकि एनके सिंह और शाहजी सीनियर थे, संजीदा थे, तो शायद पहली बार सहमति से एक बना कि एनके सिंह महासचिव, शाहजी प्रेसिडेंट, और उसकी पूरी बॉडी बनी। मैं खुद किसी पद वद में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, मुझे लगा मैं जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाऊंगा, तो मैं एग्जीक्यूटिव में था और एक बॉडी बनी। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, लगातार 2-3 बार इलेक्शन हुआ, यूनानिमस फैसला हुआ, और वो शाहजी और एनके सिंह पद पर रहे, अध्यक्ष, महासचिव, और बाकी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सब, दिबांग भी थे उसमें और बहुत सारे लोग। 2017 में उसके बाद
एक यूनानिमस चुनाव हुआ जिसमें सुप्रिया प्रसाद अध्यक्ष बने, मैं महासचिव बना, और उसके बाद उसमें भी बहुत सारे लोग उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी में बने, जो नाम अभी मेरे पास है याद के आधार पर मैं एक बार, जो जिसमें एग्जीक्यूटिव में, हाँ, जिसमें चुने गए तय हुआ, जो भी कहें, चूंकि चुनाव नहीं हुआ, यूनानिमस हुआ। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के थे वाइस प्रेसिडेंट, दिबांग एबीपी न्यूज़ के थे वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर अजय कुमार, और उसके बाद उसमें मेंबर्स, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में कमर वहीद नकवी, एनके सिंह, मिलिंद खांडेकर, राहुल कंवल, संजय ब्राटा, सोनिया सिंह एनडीटीवी की, दीपक चौरसिया, संजीव पालीवाल, अभिषेक कपूर, रवि प्रकाश, सुकेश रंजन, नविका कुमार, भूपेन चौबे, राजेश रैना, ये सब उसके एग्जीक्यूटिव में हुए। ये 2017 में कहीं सीपी के पास स्पोर्ट्स कहीं मीटिंग हुई थी, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद स्पोर्ट्स क्लब या कहीं, हाँ वहीं मीटिंग हुई थी शायद, और ये तय हुआ। लेकिन उसके 1-1.5 साल के बाद ही स्थितियां बदली। सुधीर चौधरी को लेकर पहले मुकदमेबाजी चल रही थी, जो 2 वीडियो में मैंने पहले आपको बताया, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद लगभग बीच में चीज़ें ऐसी डिरेल हुई चैनलों पर कि उसके बाद आपस में किसी का कोई संवाद नहीं रहा, सब बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगे। अब बात वही कि जिस संगठन का गठन सरकार के किसी फैसले, सरकार की नीतियां या सरकार के अंकुश या सरकार के दबाव से मुकाबले के लिए बना था, जिसका गठन इसलिए हुआ था कि सरकार अगर अनावश्यक शिकंजा कसेगी, अगर हमें अपने दबाव में लाने की कोशिश करेगी हमारे कवरेज को लेकर, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। वो संगठन आज यहां पहुंचा है कि सरकार के पक्ष में वो 14 एंकर या और जितने चैनल्स हैं सरकार के पक्ष में, मोदी जी के समर्थन में लगातार समर्पित होकर, पूरी तरह से समर्पित होकर चैनल चल रहे हैं। मोदी महामानव हैं, मोदी विश्वगुरु हैं, मोदी अवतारी हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी ही पृथ्वीलोक पर पहले नेता हैं जिन्होंने भारत को 2014 के बाद से 2023 तक यहां पहुंचाया। 2014 के पहले तो भारत था ही नहीं। यह स्थिति भारत की थी, फकीर था, हर आदमी भूखों मर रहा था, किसी के पास कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति बीजेपी के नेता ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद देश में हिंदुत्व तो एकदम खतरे में है। जो भी हिंदू है उसको वो पड़ोस में अगर कोई मुस्लिम है तो वो बहुत खतरे में है, उसका धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। और जो ऐसी चीजें हो रही है वो पत्रकारिता में दिख रही है, और उसके लिए चेहरे और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। तो आज एक तो पत्रकारिता का ये पतन जो समाज में विभाजन की वजह बनता है, पत्रकारिता का वो पतन जो नफरत की जमीन तैयार करता है, पत्रकारिता का वो पतन जो हर शख्स के भीतर जहन में असर डालता है, जो उसके भीतर एक तरह से कहें वो नफरती सोच को पैदा करता है, जो आदमी कल को वो चेतन हो सकता है। जो आपको याद होगा कि चलती ट्रेन में जिस चेतन नाम के सिपाही ने 4 लोगों की हत्या की थी, जिसमें 3 मुस्लिम थे, और उसके बाद उसमें उसकी राइफल में 7 गोलियां बाकी थी, वो शायद 4-5 और मुस्लिम को मारना चाहता था, चुन चुन कर धार्मिक पहचान के आधार पर। उसने भी कहा था ये सब कवरेज हो रहा है, ऐसा ही कवरेज हो रहा है, वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना तो योगी मोदी सुन लो। कहां से उसके जहन में यह जहरीली सोच आई? ऐसी जहरीली सोच की बहुत सारी मिसालें हैं। ये चैनल देखकर होता है। एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, जो बीजेपी की आईटी सेल जो हजारों लाखों लोगों को हर रोज भेज रही है, एक वो, और दूसरा जो चैनल पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हर रोज यही आपको बताया जा रहा है कि सनातन कितने खतरे में, हिंदू कितने खतरे में। ऐसे स्क्रीनशॉट आपको 50 बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया, कल भी दिखाया, सुबह भी दिखाया, और ये सब हो रहा है। और उसके बाद अगर विपक्षी दलों का कहना है कि भैया हम आपकी बहस में नहीं आएंगे, आप अपनी बहस में हमें शिकार बनाकर बुलाना चाहते हैं, पंचिंग बैग बनाकर हम पर हमले करना चाहते हैं, अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे, अपने या अपने आकाओं के कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे में हमें विलन बनाकर फिट करना चाहते हैं, हम नहीं आएंगे, नहीं आना चाहते। ये उनका अधिकार है, उनका विशेषाधिकार है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें भी अधिकार है अपने पक्ष में कोई फैसला लेने का। अगर आप उनके विपक्ष में खड़े होकर उन्हें बुलडोज करने की साजिश का हिस्सा है तो यह अधिकार उन्हें भी नहीं। मतलब आप ये चाहते हैं कि आप किसी को कूटे, किसी को निशाने पर बनाएं, किसी को फंसाने के लिए या उन्हें बदनाम करने की मुहिम की साजिश रचें, या कोई ऐसे नैरेटिव के जाल में फंसाकर उन्हें कई दिनों तक उन्हें बदनाम करें। और आप चाहते हैं कि वो ये भी नहीं करें, मतलब वो उफ भी ना करें, वो ये भी नहीं कहे कि भाई साहब हमें बख्श दो, हम आपके शो में नहीं आना चाहते। ये कहने का हक भी उनसे छीनना चाहते हैं। इसलिए
आज की स्थिति में ये संपादकों की संस्था जो है ये इस काम में लग गई कि जो मूल काम है, जिस वजह से गठन हुआ, उसको छोड़ दिया और उसके बाद एंकर्स के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए जुट गए। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग आज नहीं आए, जो भी वजह है, क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता। ये लैला ऐसे नहीं करते, शूट कर रहा हूं। तो ये तो स्थिति है बहरहाल। और यही संपादकों की संस्था सुधीर चौधरी के बयान पर चुप्पी, माफ करें, संदीप चौधरी के बयान पर चुप्पी, जो 1 महीने से उन पर बैन लगा है। बीजेपी उनमें नेताओं को नहीं भेजती है, प्रवक्ताओं को नहीं भेजती है। मैंने सुबह के वीडियो में बताया। राजदीप सरदेसाई दूसरी चैनल में काम करते हैं, इंडिया टुडे में। उनके शोज में बीजेपी के बहुत सारे नेता प्रवक्ता नहीं जाते हैं। अमित वाली कभी जाता है और उनको अनाप शनाप सुनाकर चला जाता है, जो IT सेल का ट्रोल प्रमुख है। सुबह भी बताया था, प्रीति चौधरी के शो में जानकारी मिली, जो उसी चैनल में है। उनके शोज में भी बीजेपी नेताओं ने आने से इनकार किया था, किसी ढंग से मैनेज किया गया। तो ये क्या कर रहे हैं? करण थापर का जिक्र मैंने सुबह के वीडियो में किया ही, रवीश का जिक्र कई बार किया ही। तो ये सब स्थितियां बीजेपी ने की है। शैडो बैन, हम नहीं जाएंगे, हम तय करेंगे कि हमें कौन चापलूस एंकर चाहिए और कौन सा विषय चाहिए। कई बार ये भी जानकारी आती कि विषय भी कहीं ऊपर से आता है, जोशी जी के यहां से, इस विषय पर आप बहस करिए तो हम प्रवक्ता देंगे। यही बलूनी जी के यहां से भी आता होगा, क्या सनातन पर करिए, 5-6 दिन सनातन पर करिए, सनातन कितने खतरे में, और उसमें हम ये प्रवक्ता देंगे। तो विषय की लिस्ट, प्रवक्ता की लिस्ट, और उसके बाद आप शिकार खोज रहे। अब किसको बुलाया जाए? अब इधर से हम सुप्रिया सिनेत को बुलाएं, अनुराग भदौरिया को बुलाएं, पवन खेड़ा ठीक रहेंगे, या कमजोर कौन ठीक रहेगा, या सुरेंद्र राजपूत को बुला लें, या किसी अभय दुबे को बुला लें, या किसी गौरव बल्लभ को बुला लें, या किसी और पार्टी से बुला, ये आप सेट करते हो। दरअसल आप जिसकी डिबेट शाम को है वो 2-3 घंटे पहले से सेट करना शुरू करता है। ये विषय तो मिल गया कि सनातन खतरे में, विपक्ष को सनातन से दुश्मनी क्यों। तो अब आपको दुश्मन खोजना है, और उस दुश्मन खोजने के हिसाब से 6 लोगों में से किसी को बुलाते हैं, एक विंडो में फिट किया, और उसके बाद उनको रगड़ने की पूरी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो क्या वो विरोध ना करें? तो विरोध किया तो आप एकजुटता दिखाई, ठीक है। अब जनता को तय करने दीजिए, विपक्षी दलों को तय करने दीजिए कि आगे क्या करते हैं। फिलहाल ये शर्मनाक दिन था कि ये बैठक बुलाई गई, उस संस्था की बैठक जिसका गठन NK सिंह, शाजी जैसे लोगों के साथ, हम जैसे तमाम लोगों की मौजूदगी में इसलिए हुई थी कि हम गलत का विरोध करेंगे, सरकार के दबाव में नहीं आएंगे, कंटेंट को सुधारने की कोशिश करेंगे। इनमें से कोई भी इसका एजेंडा नहीं है। और आखिरी बात, 6 साल से जिस संगठन की बैठक नहीं हुई, कोई चुनाव नहीं हुआ, वो संगठन ऐसे भी डिफंक्ट है। शायद उसी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो वो संगठन है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप अब कराने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव करा के फिर कोई मोहरे सब जगह तय हो जाएंगे जो इसी तरह से काम करेंगे। हो सकता है आज कोई फैसला भी हुआ, बहुत सारे लोग उस मीटिंग में थे, मैंने बहुत जानने की उसके बारे में कोशिश नहीं की। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। दर्शकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आपको बहुत कुछ तय करना है, क्योंकि लड़ाई वाकई आर पार की लड़ाई है। वो आर पार नहीं जो अमित देवगन करता है, वो जहरीला आर पार नहीं, वो सार्थक आर पार, सोच समझ के कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किसका असर आपके दिमाग में पड़े, जिसका पड़े नकारात्मक, नफरती, देखना बंद कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार।